गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन द गो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्थशास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक सरकारी बजट, इनके अर्थ और इसके अवयव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनको पहले देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बजट के बारे में। बजट, इस चैप्टर में हम लोग बजट के कुछ मूलभूत प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। बजट के कुछ तकनीकी पक्ष हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बजट की संवैधानिक स्थिति क्या है, हमारे संविधान में स्थिति क्या है बजट की, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। बजट शब्द जो होता है वो कोई पिछले सालों का लेखा जोखा नहीं होता है, बल्कि आगे आने वाले सालों के लिए क्या होती है, लेखा जोखा होती है। जैसे होता है क्या कि हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का ब्यौरा जो होता है सरकार को संसद के सामने पेश करने का एक संवैधानिक कर्तव्य होता है। हर हाल में संविधान की धारा 112 कहती है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 112 कहती है कि हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां हैं, जितने भी अनुमानित व्यय हैं, उनका ब्यौरा सरकार को संसद के सामने पेश करने का एक संवैधानिक कर्तव्य होता है। आशा करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा बजट 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ, तो जो 1 फरवरी 2026 में जो बजट संसद में पेश हुआ, तो उनमें क्या चीज पेश हुआ, क्या चीज है इसमें? तो इसमें क्या चीज है, ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक कि जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां हैं और जितनी भी अनुमानित व्यय हैं, उनकी ब्यौरा को दिखाती है। तो कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में अगर कहें, बजट जो होता है वो अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का ब्यौरा है। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान देंगे। अनुमानित प्राप्तियां मतलब कि इस, और अनुमानित व्यय, अनुमानित प्राप्तियां जो होती मतलब कि सरकार को कितना पैसा प्राप्त होने वाला है, और अनुमानित व्यय मतलब कि सरकार को कितना खर्च करना पड़ सकता है, यानी सरकार को कितना पैसा कहां कहां से आ सकता है, सरकार को कितना पैसा कहां कहां खर्च करना पड़ सकता है, उसी का ब्यौरा होता है। और इन्हीं ब्यौरों को संसद के सामने पेश करना होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बजट जो होता है हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक के अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। सरकार को कहां से कितना पैसा आएगा इस साल के दरमियान, और सरकार को कितना कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो उनका एक लेखा जोखा होता है। तो वो किनके माध्यम से पेश करती है? बजट के माध्यम से पेश करती है। ठीक है, और बता देते हैं ये बजट शब्द जो है हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द के बदले में एक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान की धारा 112 कहती है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 112 क्या कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण ये क्या करता है, मुख्य रूप से बजट के घोषणा पत्र के समान ही है।
यानी कि हम लोग बजट को बजट ना बोल करके संविधान में क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। और संविधान की धारा 112 भी तो यही कहता है कि हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का ब्यौरा को दिखाती है। और इसी बजट का संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख न करके बजट के बदले क्या प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, तो बजट, अब हम बात करते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बजट, चलो ठीक है, बजट पास हो गया संसद में, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सरकार जो भी बनती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो जनता के लिए क्या सोचती है, वेलफेयर, कि जनता का कल्याण कैसे हो, जनता का कल्याण कैसे हो, यानी जन कल्याण कैसे हो, वेलफेयर कैसे हो, पूरे जनता का, पूरे समाज का, के लोगों को उद्धार किस तरह किया जाए। तो सरकार क्या करती है, इन्हीं बजट के माध्यम से लोगों के लिए वेलफेयर लाती है, लोगों को जन कल्याण के बारे में सोचती है। तो सरकार क्या करती है, इसके लिए अर्थशास्त्र में विभिन्न तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। क्या करती है, बहुत सारी प्लानिंग लेके आती है, बहुत सारी कार्यक्रम चलाती है। ये वेलफेयर शब्द आज से नहीं, जब हमारा संविधान सभा बना था, जब देश आजाद हुए, तो संविधान सभा से देश से पूरा आशा था, और संविधान सभा का ये अंतिम उद्देश्य था वेलफेयर। और चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो इस वेलफेयर के बारे में जरूर सोचेगी। तो सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है, तो सरकारी बजट का उद्देश्य जो होता है कि किसी भी सरकार हो, वो बजट के माध्यम से जन कल्याण के बारे में सोचती है और विभिन्न तरीके से इसमें क्या करती है, हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद बात करते हैं सरकार बजट का आवंटन कार्य। सरकारी बजट का आवंटन कार्य क्या होता है, सरकारी बजट का आवंटन कार्य थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सरकारी बजट का आवंटन कार्य, देखिए, सरकारें बहुत सारी वस्तुएं या सेवाएं ऐसी होती है जिन्हें सरकार उपलब्ध कराती है, और वो वस्तुएं सेवाएं किन्हीं बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। आशा करता हूं समझ में आ रही है होगी आप लोगों को। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं सेवाएं होती है जिन्हें सरकार बाजार तंत्र के माध्यम से लोगों को उपलब्ध नहीं करवाती है। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करना, ये राष्ट्र की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व किसके पास है, सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसी कंपनी को दे दिया जाए, नहीं, हम ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उत्तरदायित्व तो होता है। जैसे सड़कें भी तो सरकार ही बनाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि सड़कें हम कहीं बाजार तंत्र के माध्यम से, कहीं बाजार से खरीद करके उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और लोक प्रशासन जैसे कल दिन आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे पोस्ट में जाओ। कल दिन आप कलेक्टर बन जाएंगे, तो कलेक्टर बनने के बाद क्या होगा, आप बहुत क्षेत्रों में काम करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे। तो आज जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो क्या है,
वो हमारी ही सुविधा के लिए तो बनाए गए हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार बजट का आवंटन कार्य में क्या होता है ना, कि सरकार कुछ निश्चित सेवाओं और वस्तुओं को बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराती है। इन्हें बाजार के माध्यम से खरीदा नहीं जाता है, बाजार के माध्यम से मुहैया नहीं कराई जाती है लोगों को। जैसे राष्ट्र का सुरक्षा हम बाजार से नहीं ला सकते खरीद के, या सड़कें कोई बाजार से खरीद नहीं लाया जा सकता है, लोक प्रशासन कोई बाजार से खरीद नहीं लाया जा सकता है। तो इन्हीं को क्या करते हैं हम लोग, सरकारी बजट का आवंटन कार्य। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। क्या होता है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, बात करते हैं, देखते हैं। ये एक समाज है, बात करते हैं, एक समाज है। इस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। मान लेते हैं जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और एक ऐसे लोग रहते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, पैसे एकदम नहीं कमा रहे हैं, मतलब वो गरीब है, और ये मान लेते हैं अमीर है। ये अमीर है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य हम बता रहे हैं। तो मान लेते हैं सरकारें क्या करती है, गरीब लोगों के लिए, क्या करती है सरकार, देश में बहुत सारी सब्सिडीज लाती है, कुछ हस्तांतरण लाते हैं, यानी ट्रांसफर पेमेंट लाते हैं। यानी कि सरकार क्या करती है, हमारे समाज में जिनके पास इनकम कम है, यानी अर्थात जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करती है, बहुत सारी चीजों में सब्सिडीज, रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है बहुत सारी चीजों में, और सब्सिडीज के अंतर्गत आती है। अनाज मुहैया करा रही है, बहुत सारी चीजें मुफ्त में दे रही है, तो सब्सिडीज ही तो दे रही है। अब हस्तांतरण, तो सरकारें क्या कर रही है, तो सरकारें जो कर रही है, बहुत गरीब लोगों के जनधन योजना अकाउंट में क्या कर रही है, पैसा भेज रही है, यही तो है हस्तांतरण। तो सरकार क्या करती है, बहुत सारे गरीबों को सब्सिडीज दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट कर रही है, यानी कि हस्तांतरण विधि से जैसे उसको पेमेंट कर रही है, उसके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके विपरीत फिर जो लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, अर्थात अमीर लोग ज्यादा जैसे पैसा कमा रहे हैं, तो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, इससे टैक्स लेती है वो ज्यादा, और ये टैक्स को सरकार क्या करती है, अपने पास वापस लाती है। सरकार क्या करती है, इस टैक्स को अपने पास क्या करती है, लाती है, और इस टैक्स का बंटवारा फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य में सरकार क्या करती है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो एक गहरी खाई बनी हुई है, एक गड्ढा जो बना हुआ है, उस आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करती है। तो सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य में क्या करती है, सरकारें क्या करती है, बहुत तरह की हस्तांतरण विधि लाती है, एकत्रीकरण विधि लाती है, टैक्सेशन के थ्रू वो क्या करती है, आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करती है। तो ये सब जो जितनी भी चीजें हो रही है ना, एक सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद बात करेंगे सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। नेक्स्ट है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा कीमतों का कुल स्तर जो होता है, मांग पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है।
कि जैसे जैसे हम लोग डिमांड जनरेट करेंगे, जैसे मान लीजिए मांग अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का डिमांड आप सेक्टर में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो रोजगार भी तो बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और साथ साथ उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा, यानी महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, रोजगार तक कीमतों का कुल स्तर मांग पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिमांड आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रोजगार और कीमत यानी महंगाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत बात करेंगे हम लोग कि जैसे यानी कि अगर डिमांड कम करते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर मान लीजिए डिमांड कम करते हैं, तो डिमांड कम करेंगे तो उसे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी आएगी, और बेरोजगारी आएगी और कीमत भी क्या हो जाएगी, नीचे गिरने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य होता है। तो सरकार करती क्या है इसमें, तो सरकार क्या करती है, जैसे देखती है कि अगर डिमांड कम हो रहा है, मान लीजिए डिमांड अगर कम हो रहा है, तो सरकार क्या करती है, को लगता है कि सरकार को लगता है कि जिन क्षेत्र में डिमांड कम है, उस क्षेत्र में डिमांड को क्या करती है, वो लोग इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज कर देती है, मान लेते हैं, देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बिल्कुल कम है, तो सरकार ने क्या घोषणा कर दी थी, चलो यहाँ पे सड़कें बनाना है। तो जैसे सड़कें बनाएंगे, तो सड़कें बनाएंगे अगर, तो सड़कें बनाने में तो बहुत सारा मटेरियल्स लगता है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है, तो ये सब की एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं जैसे। उसके बाद सड़क तो कोई हालांकि मशीन से बनता है, तो इसमें लेबर लोग भी रहेंगे। तो बताइए ना, तो वो लेबर लोग में जो परिश्रमी लोग हैं, वो लोगों को तो रोजगार मिला ना। तो सरकार को ऐसा लगता है कि अगर ठीक है डिमांड अगर कम हो रही है, तो सरकार वैसे क्षेत्र में डिमांड को इंक्रीज कर रही है जिस क्षेत्र में डिमांड कम है। और इस तरह क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, ये स्थिरीकरण का कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष। स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष क्या है, स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष, मान लेते हैं सपोज किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष चीजों की डिमांड अधिक बढ़ जाती है। मान लीजिए मांग किसी चीज की बढ़ गई, और मांग जब बढ़ जाती है तो अक्सर तो होता ही है, मांग जब बढ़ता है तो रोजगार और कीमतों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, महंगाई भी तो बढ़ती है। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने के बाद क्या हुआ, उत्पादन इसकी तुलना में कम है। मान लेते हैं इस पेन है मेरे पास, ये मार्कर है, इस मार्कर के जो है मार्केट में 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, 5 लोग डिमांड कर रहे हैं मान लेते हैं, और इसकी उत्पादन जो हुई है वो 2 ही हुई है। तो कहने का मतलब साफ है ना कि अगर किसी वस्तु का डिमांड अगर अधिक है और उस वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, तो सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का कोशिश करती है। तो सरकार देख रही है कि अच्छा इस चीज में डिमांड अधिक है, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चलो उस चीज में क्या करते हैं, तो सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से उस वस्तु को उत्पादन को क्या करती है, बढ़ाती है। सरकार बहुत सारी पीएलआई स्कीम लेकर आई हुई है। उस पीएलआई स्कीम के थ्रू क्या होता है, सरकार को लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र का में डिमांड अगर ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उस पीएलआई स्कीम के थ्रू क्या करती है, सरकार क्या करती है, उन चीज़ों को उत्पादन को बढ़ाती है। अभी हाल फिलहाल सरकार जो है वस्त्र के क्षेत्र में अभी पीएलआई स्कीम लेकर आई हुई है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को ऐसा लगता है कि ठीक है हमको इस चीज़ का डिमांड प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है, तो सरकार क्या करती है, वो बजट के माध्यम से उसका उत्पादन क्या करती है, बढ़ा देती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण का
दूसरा पक्ष। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप मेरे YouTube चैनल स्टडी ऑन द गो को बहुत बहुत प्यार दीजिए। और इसका ये पार्ट 1 था, और इसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्राप्तियां के बारे में। यानी एक बताया जाएगा आपको राजस्व प्राप्तियां, एक बताया जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। बहुत ही जल्द ये वीडियो आप लोगों के समक्ष मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, थैंक यू।